सबको नमस्कार। आपके न्यूज का एपिसोड 722 है 13 फरवरी 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics. AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneur governance. AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow Aapki News AAPKE, and also share and watch YouTube channel AKN TV India. AKN stands for आपकी न्यूज टीवी इंडिया। पंजाब का चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी पंजाब सबका एमएलए को मिला था और उनको धन्यवाद किया कि उन्होंने बहुत अच्छा कैंपेन दिल्ली में आके उन्होंने बहुत काम किया और हम लोग बहुत अच्छे कैंपेन लगाए और इस अभी आप लोग वापस जाके हम पंजाब को एक वर्ल्ड क्लास मॉडल बनाने का काम करेंगे। ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किए। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम मोहल्ला क्लिनिक को, हमारे यहाँ आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं, वहाँ पे वो हम 850 से ऊपर हम वो स्थापित कर चुके हैं और अस्पतालों का कायापलट हो चुका है। स्कूल ऑफ एमिनेंस बन के तैयार हैं और बच्चे जो हैं वो रिजल्ट भी अब तो आने लगे हैं कि बड़े बड़े कंपटीशन के एग्ज़ाम पास कर रहे हैं सरकारी स्कूलों के बच्चे। तो मिलके काम करना है। हमारी पार्टी काम के नाम पे जानी जाती है। हम किसी धर्म की या गुंडागर्दी की या ये पैसे बांटने की ये वाली राजनीति नहीं करते। और दिल्ली के लोगों का जो फतवा है वो भी सर माथे पे है। और आज सब हम इकट्ठे मिलके, आज सारी पूरी हमारी दिल्ली की टीम भी सारी यहाँ पे थी, तो यही एक तहैया किया है कि हम पंजाब को 2 साल पड़े अभी, पंजाब को एक ऐसा मॉडल बना देंगे कि उसको पूरे देश को दिखाएंगे। अभी बजट आया है, इसमें हेल्थ कट्स की बात करेंगे। 1250 करोड़ 55 करोड़ घटा दिया गया है एजुकेशन का बजट में और 11,584 करोड़ सोशल वेलफेयर का काट दिया। 10,019 करोड़ एग्रीकल्चर का काट दिया। 10,992 करोड़ रूरल डेवलपमेंट में काट दिया। 75,133 करोड़ अर्बन डेवलपमेंट में काट दिया। 18,907 करोड़ शेड्यूल स्कीम में, 10,340 करोड़ यंग अचीवर स्कॉलरशिप में और 445 करोड़ शेड्यूल कास्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप में और 860 करोड़ स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल्स। और गवर्नमेंट बोलती है कि ड्रिंकिंग वाटर जो है 80% लोगों को दिया गया है, लेकिन वो ट्रूथ ये है कि इसका एलोकेशन हुआ 70,163 करोड़, उसमें से सिर्फ 22,614 करोड़ स्पेंड किया गया है। ये मैंने पहले का बजट एनालिसिस में भी बताया था। ये बजट में वो लोग कई सारे चीजों का एलोकेशन कर रहे हैं, लेकिन उसको नेक्स्ट ईयर अगर देखेंगे आप, उसमें स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसके ऊपर एक हम पूरा एक केस बनाएंगे, क्योंकि ये हर साल पिछले 10 साल से हो रहा है। एलोकेशन करते हैं लेकिन स्पेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उनका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स करने का है, तो उनको दिखाने का है कि हम ज्यादा घाटे में नहीं हैं। तो ये एक टग ऑफ वॉर चल रहा है। तो इसका चक्कर में, बैलेंस करने के चक्कर में
हम लोगों का पूरा डेवलपमेंट पीछे लग रहा है। इसके डेवलपमेंट की वजह से जो होने वाला जो जॉब क्रिएशन है वो सभी चीज पीछे चला जा रहा है। राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि मेरा स्पीच पार्लियामेंट में बजट 25-26 के बारे में ऑनरेबल होम मिनिस्टर उन्होंने जो पेश किया उसके ऊपर है। आपका धन्यवाद कि आपने यूनियन बजट 2025-26 पर आम आदमी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का मौका दिया। सर, इस बजट को सरकार ने मिडिल क्लास का बजट कहकर बताया और कहा कि ये मिडिल क्लास की सारी समस्याओं का हल है इस बजट में। तो सबसे पहले सर मैं मिडिल क्लास की चर्चा करना चाहूँगा, उसके बाद अपने भाषण के अन्य भागों पे जाता जाऊँगा। सर, पहली बात तो यह है कि सरकारें मिडिल क्लास को एक आत्मा रहित कंकाल समझती हैं जिसकी हड्डियों पे चढ़ के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती हैं। सर, इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। गरीबों के लिए तो अक्सर सब्सिडीज और स्कीम्स लाई जाती हैं जो कि लानी भी चाहिए। अमीरों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, रिबेट, टैक्स इंसेंटिव्स, न जाने क्या क्या लाया जाता है, लेकिन इस देश के मिडिल क्लास को कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा लगता है कि सरकारें समझती हैं कि देश के मिडिल क्लास के ना सपने हैं ना अरमान है, लेकिन वो सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जिसकी गर्दन जब चाहे मरोड़ के टैक्स वसूल लिया जाए। इसी के चलते सर मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में मांग यानी कि डिमांड इसलिए गिर रही है क्योंकि इस देश का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। तमाम आंकड़े एफएमसीजी सेक्टर से लेके गाड़ी बेचने वाले कंपनियों की सेल्स के आप उठाकर देखेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि इस देश का मिडिल क्लास खर्च नहीं कर रहा, और खर्च इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसकी जेब में आमदनी ही नहीं है। मिडिल क्लास खाली सेंसस के लिए नहीं है सर, उसके भी अपने अरमान हैं, उसके अपने सपने हैं। 1989 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक पिक्चर बनी थी जिसका नाम था हनी आई श्रंक द किड्स। मुझे लगता है भारत देश में वर्ष 2025 में पिक्चर बननी चाहिए हनी आई श्रंक इंडियाज मिडिल क्लास। सर, मैं आपको साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि मिडिल क्लास टैक्स उससे वसूला जाता है जैसे उससे किसी अधिकार से हम टैक्स ले रहे हैं और सुविधा उसको एहसान मुताबिक दी जाती है। सर, नेस्ले इंडिया के अभी आंकड़े आए जो इस देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में आता है। उस आंकड़ों में यह पता लगा कि 8 वित्तीय वर्षों में इस वर्ष सबसे कम ग्रोथ उन्होंने दर्ज कराई है। और जब नेस्ले इंडिया के चेयरमैन से यह बात पूछी गई कि क्यों आप अपनी लोएस्ट ग्रोथ पर आ गए, तो नेस्ले इंडिया के चेयरमैन ने कहा कि भारत का मिडिल क्लास खरीद नहीं रहा, भारत का मिडिल क्लास सिकुड़ रहा है। मैं महंगी गाड़ी और महंगे मकानों की बात नहीं कर रहा सर, लेकिन सस्ती गाड़ी और सस्ते मकान जो मिडिल क्लास खरीदता है उनकी डिमांड घटती जा रही है, उसकी प्रोडक्शन घटती जा रही है, जिसका सीधा इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर है। संजय सिंह पार्लियामेंट में कोल इंडिया वर्कर्स का डिमांड्स के ऊपर बात किया था। उन्होंने बताया था कि कोल इंडिया वर्कर्स पिछले 7 साल से वो लोग एजिटेशन कर रहे हैं। देश भर में जो बिजली की आपूर्ति थर्मल पावर के माध्यम से, थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से होती है, उसको संचालित करने में कोल इंडिया का और कोल इंडिया के मजदूरों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। और मुझे याद है मान्यवर कि जब कोरोना का समय था उस वक्त भी कोल इंडिया ने अपना प्रोडक्शन बंद नहीं किया और मजदूरों ने अपना जान जोखिम पे डाल के देश के अंदर बिजली की आपूर्ति बाधित न हो इसके लिए काम किया। मान्यवर, कोल इंडिया का खुद का नेशनल वेज एक्ट है और उस नेशनल वेजेस एक्ट के तहत ये साफ तौर पे लिखा गया है, उसका क्लास 9.4 है जो कहता है कि जो मजदूर कोल इंडिया में काम करते करते गंभीर रूप से बीमार हो जाएगा, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी को लीवर की बीमारी, किसी को किडनी की बीमारी, यानी कि जो गंभीर बीमारियां हैं, उनके लिए ये नियम बनाया गया कि उनके जो आश्रित हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उनको नौकरी दी जाएगी और इसके लिए जो परीक्षण होगा, चिकित्सीय परीक्षण होगा, वो मेडिकल बोर्ड करेगा, कोल इंडिया का मेडिकल बोर्ड करेगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है मान्यवर कि 18 नवंबर 2017, करीब करीब 7 साल से अधिक का समय हो गया है,
आज तक वो मेडिकल बोर्ड काम ही नहीं कर रहा है, मेडिकल बोर्ड काम नहीं कर रहा मान्यवर। और वो जो मजदूर हैं उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को कई बार प्रार्थना पत्र लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कई बार प्रार्थना पत्र लिखा, कोयला मंत्री जी को कई बार प्रार्थना पत्र लिखा। जो वहां से रिप्लाई आया वो भी संतोषजनक नहीं है, वो रिप्लाई भी उनके पास था। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि जब आपने वेजेस एक्ट बना रखे हैं उनके लिए, और ये नियम है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमार होंगे मेडिकल बोर्ड उनका चेकअप करेगा, और जो उनके आश्रित हैं, जो उनके डिपेंडेंट्स हैं, उनको नौकरी दी जाएगी, तो उस मेडिकल बोर्ड को 7 साल से क्यों बंद रखा गया है, क्यों वो काम नहीं कर रहा है, पहली तो इसकी जांच होनी चाहिए और उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख के इच्छा मृत्यु की मांग कर चुके हैं कि अब हम मरना चाहते हैं इस परिस्थिति में, उन लोगों की तकलीफों का भी ध्यान दिया जाए और मेडिकल जांच करा के उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, आश्रित हैं, उनको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, उनको कोल इंडिया में नौकरी प्रदान की जाए। धन्यवाद माननीय। धन्यवाद माननीय सिंह सर। अब पंजाब का समाचार में आते हैं। पंजाब गवर्नमेंट एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन एनआरआईज के लिए शुरू किया है, और ये मिनिस्टर कुलदीप सिंह, एनआरआई मिनिस्टर उसको बोलते हैं, उन्होंने एक ग्रीवेंसेस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा 9056009884 एक नंबर है, उसके द्वारा अब अपना कंप्लेंट्स बता सकते हैं। एनआरआई को सर्विसेज के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो उनको ऑनलाइन उनका अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा। ऑनलाइन सनन पोर्टल एक है, उसके द्वारा सर्टिफिकेट्स, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, डिवोर्स सर्टिफिकेट, एजुकेशन, पुलिस क्लियरेंस, ये सभी चीज हो जाएगा। एक डिजिटल पंजाब का एक मॉडल है, इसके बारे में उन्होंने कुलदीप सिंह साहब ने बताया था। वही बुद्धा नूला क्लीनअप कंटिन्यूज टू बी ए लॉस्ट कॉज। एक बुद्धा नूला बोल के एक रिवर टाइप का है, उसमें कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है, वो बहुत सारा उसमें प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो इज इट ए लॉस्ट कॉज या उसको कुछ कर सकते हैं, इसके बारे में अभी पंजाब गवर्नमेंट काम कर रही है। और विकसित भारत एक आइडिया जो है, उसमें कई सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, वो इसके बारे में भी स्पेशली वो स्टेट एंड लोकल लेवल का जो गवर्नमेंट बॉडीज है, उन लोगों का वो लोग क्या तकलीफ महसूस कर रहे हैं लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट, इसके बारे में भी पंजाब गवर्नमेंट काम करना शुरू किया है। सेंटर क्रिमिनल जो नया कानून आया है उसको अमेंड करना चाहिए, उसके लिए डिस्कशन होना चाहिए। ये पंजाब पुलिस ने सेंटर से निवेदन किया। पॉलिटिक्स हो रहा है ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर, तो रेड्रेस करने का जो बात आती है उसके ऊपर, तो इसके ऊपर भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये टेम्पल के नीचे कुछ मॉस्क के नीचे कुछ टेम्पल है, कुछ श्राइन के पीछे कुछ है, ये सब डिमांड्स करके तो कई सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो उस चीज के बारे में ये काम करना शुरू किया। एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस अमृतसर एयरपोर्ट में शुरू किया है। ये एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है, एक एनजीओ के तरफ से, ट्रस्ट के तरफ से, सरबत दा भल्ला चैरिटेबल ट्रस्ट के तरफ से उन्होंने एक एम्बुलेंस का उन्होंने दिया है, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लगाया गया है। 12 करोड़ का एक नया वाटर प्रोजेक्ट रो पार में एक शुरू हुआ है, और वो ड्रिंकिंग वाटर का समस्या को दूर करने के लिए, और वो कैनाल वाटर सप्लाई जो रूपार सिटी को मिलता है कैनाल से, उसको ठीक करने के लिए ये काम आएगा, वो काम शुरू हुआ है। उसी समय पोर्टेबल वाटर प्रोजेक्ट भी इनिशिएट किया गया है। 4.21 करोड़ ग्रांट
रिलीज हुआ है 15 ओल्ड एज होम्स के लिए। ये पूरा पंजाब में 15 ओल्ड एज होम्स बनाया जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर ये पास हुआ था। और सोशल सिक्योरिटी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बलजीत कौर ने बताया उसमें फ्री एकोमोडेशन रहेगा बुजुर्ग लोगों के लिए, और कपड़ा दिया जाएगा, खाना और भी जो एसेंशियल चीज है वो सब एल्डरली पीपल के लिए दिया जाएगा। कैंसर पेशेंट्स को केमोथेरेपी का एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वहाँ काम हो रहा है पंजाब में। तो उन्होंने कुछ स्पेसिफिक ऑब्स्टिकल्स को, मतलब जो आतंक आ रहा है और उसको देख के इसके ऊपर कैंसर ट्रीटमेंट के पास उसके ऊपर एक रिसर्चर ने पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला में एक पब्लिश किया था। तो उसके बारे में काम शुरू हुआ है। अभी न्यूज दैट मैटर्स, इसका मतलब हम लोगों को काम आने वाली न्यूज के बारे में आते हैं। नवंबर 2020 से लेके जनवरी 2023 तक सीएजी ने एक 2 फेज ऑडिट किया है आईटी डिपार्टमेंट परफॉर्मेंस विजावे राइजिंग रिकॉर्डिंग एंड रिकवरिंग इनकम टैक्स डिमांड्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड कॉर्पोरेट एसएससीज। तो सीएजी रिपोर्ट आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के है। तो उस एनालिसिस में कुछ कुछ चीज निकला है। तो इसमें आउटस्टैंडिंग डिमांड फिगर्स अगर आप देखा जाए तो कितना वो दे फॉर एक्सीडेड द टैक्स कलेक्शन, मतलब जितना टैक्स कलेक्शन हुआ है उससे ज्यादा जो है आउटस्टैंडिंग डिमांड है, मतलब पहले का जो बकाया है वो नहीं दिया गया है अभी तक। ये हमने पहले भी बता चुके थे इसमें। और आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड विच डिपार्टमेंट क्लासिफाइड एज डिफिकल्ट टू रिकवर, उसमें भी मतलब रिकवरी करना मुश्किल है। ये आदमी इनकम टैक्स का पैसा देने का है इनकम टैक्स को, लेकिन वो नहीं दे पाएगा और हम लोग करेक्ट करने के लिए मुश्किल है। ये चीज 97% आउटस्टैंडिंग डिमांड के ऊपर उन्होंने कैलकुलेट किया गया है। ये सीएजी रिपोर्ट बोलता है कि एनालिसिस डेटा है। ये वायर मैगजीन में ये डेटा पूरा चीज डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ये बहुत खतरनाक चीज हो रहा है। ये आईटी पहले इनकम टैक्स जो है मिडिल क्लास से इंडिविजुअल पर्सनल इनकम टैक्स ज्यादा कलेक्ट कर रही है ये गवर्नमेंट, और कॉरपोरेट इनकम टैक्स कम हो चुका है। इसके ऊपर से आपने जो भी इनकम टैक्स बोल के आप करते हैं, बोल के लगाते हैं और उसमें पेंडिंग हो जाता है, वो लोग पेमेंट नहीं करते हैं। आप तो इनकम टैक्स ठोक दिया, इतना करोड़ देना है, इतना हजार देना है, जो भी है लाख देना है, लेकिन वो लोग नहीं दे रहे, फिर आप उसको डिफिकल्ट टू रिकवर बोल रहे हैं। तो वो मतलब वो पैसे मिलने वाला नहीं, मतलब इतना ज्यादा बकाया होने वाला है। गुजरात मॉडल का और एक एग्जाम्पल हमने यहाँ एक वीडियो में देखा, आप जरूर देखिए। एक सूरत में एक फाउंटेन हेड स्कूल है, वो स्कूल का फेयरवेल पार्टी था। वो फेयरवेल पार्टी में 30 लग्जरी कार्स एक के बाद एक, जो आप फॉरेन कंट्रीज में फॉरेन डिग्नेटरीज जाते हैं, इंडिया में भी बहुत बड़े बड़े हमारा नेता लोग जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जब जाते हैं तो जैसा कादिला ऐसा कुछ बोलते हैं उसको, इतना एक सवारी चलता है, ऐसा 30 लग्जरी कार्स का लंबाई चल रहा है। ये फाउंटेन हेड स्कूल प्राइवेट स्कूल है सूरत का। तो वहां फिर वो पढ़ने वाले बच्चों का क्या हालत होगा हमें नहीं मालूम, उन लोगों का क्या थिंकिंग होगा और वो देश के लिए क्या काम करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज अमेरिका से आया है। आपको मालूम है कि ट्रंप के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एफसीपीए के ऊपर एक अरेस्ट वारंट है, और उस सपीनों को वो अभी ट्रंप साहब ने रिपील कर दिया, मतलब उसको रोक दिया। अभी फिलहाल कुछ मत करो बोल के प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज टेलिंग द कोर्ट। उसका रीजन क्या दे रहा है, वो ब्राइबरी केस में गौतम अडानी को आप अगर ऐसा करोगे, ऐसा कई लोगों को कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट को करेंगे, फिर आपको
आपके यहाँ बिजनेस नहीं बनेगा, बिजनेस नहीं आएगा करके वो उन्होंने रीजन दिया है प्रेसिडेंट ट्रम्प। तो अभी गौतम अदानी साहब एकदम हंस के खेल कूद सकते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई अमेरिका में नहीं होने वाला। इसलिए गौतम अदानी साहब ने एक इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है $60 बिलियन का, और वो पार्टनरशिप विथ यूएस बेस्ड मायो क्लिनिक बोल के बहुत ही पॉपुलर है ये हेल्थ सेक्टर में। उनके साथ वो एआई इन मेडिसिन, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेडिसिन में कैसा कराया जाए, उसके ऊपर वर्ल्ड का जो नंबर 1 है, अमेरिका तो नंबर 1 मायो क्लिनिक के साथ पार्टनरशिप करने वाले हैं साहब, तो अदानी साहब। तो फिर अमेरिका से फिर सब बिजनेस शुरू हो जाएगा, सब चीज चंगा। किसी ने ट्विटर में पोस्ट किया था, ना घर का ना घाट का, ये चीज अभी जो कुंभ मेला हो रहा है उसके बारे में है कि वहाँ जो 48 आवर्स का और उसके ऊपर 2-2 दिन का, मतलब वहाँ गाड़ी में जैम हो रहे हैं, तो लोग 2 दिन फुल डेज गाड़ी पे बिता रहे हैं, तो वो ना जा पा रहे घाट के पास। तो इसके ऊपर एक वीडियो दिया है। आपको सब मालूम है कि हमारा आधार कार्ड बन गया है, और ये आधार कार्ड का बहुत महत्व भी दिया गया है, हर जगह उसको इस्तेमाल होता है। ये आधार कार्ड का कॉस्ट जो है बनाने का $1.3 बिलियन है। ये वॉपिंग फिगर है, बहुत बड़ा फिगर है, $1.3 बिलियन, इंडिया जैसा कंट्री। फिर इस चीज को हमने 20 मिलियन में बना सकते हैं करके हॉटमेल का फाउंडर सबीर भाटिया बोल रहा था। तो अभी इसके बारे में क्या बताएं, ये उसने रिमार्क एक पॉडकास्ट के में किया था, और आप उसको सुन सकते हैं और ये पढ़ सकते हैं। हाथरस जैसा एक इंसिडेंट हुआ है, सासाराम बोल के एक आदमी है, उसकी डॉटर, उनकी बेटी पीएम का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी में ये हादसा हुआ है। तो जहां स्लोगन बहुत चलती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वो एक लड़की का रेप हुआ और मर्डर हुआ है, और वो डेड बॉडी को पुलिस लोग बिना किसी को बता के फैमिली को उन्होंने जला दिया है, और फैमिली मेंबर्स को बॉडी को देखना, लास्ट राइट्स करना, टच करना, वो भी संभव नहीं था। ये लोग बहुत जल्दी में ये सब चीज कर दिया। ये हाथरस जैसे ही चीज हुआ है, कांड हुआ है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में ये महाकुंभ के वजह से 8th क्लास तक जो एग्जाम्स हैं अभी शेड्यूल होने का था, उसको स्थगित कर दिया है, मतलब एग्जाम्स उसका नहीं होगा 14 फरवरी तक। ये वाराणसी का न्यूज है। वाराणसी में 1 to 8th क्लास का जो भी एग्जाम्स होते हैं, एनुअल एग्जाम्स, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्चुअली भीड़ इतना है कुछ शहरों में, प्रयागराज में और वाराणसी में, लोग अपना घर से बाहर नहीं निकल सकते, इतने सारा रोड के ऊपर भीड़ है। मेरा समझ के परी है आप बीजेपी को कैसे वोट कर सकते हैं, ये अरेंजमेंट करते हुए बोल के एक वीडियो यहाँ हमने पेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा था, अगर ये लॉ बनाने वाले जैसे एमएलएस हैं, एमपीस हैं, वही लोग अगर क्रिमिनल हो और वो आ जाए लड़ के, कंटेस्ट करके, इलेक्शंस करके, फिर वो लोग कैसे लॉ बना सकते हैं? मतलब आप क्रिमिनल्स को लेके तुम क्रिमिनल लॉ बनाओ बोलेगा या दूसरा लॉ बनाओ बोलेगा, वो कैसे कर सकते? तो एक पीआईएल दाखिल हुआ था, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी दी थी कि इसमें बेंच ऑफ दीपांकर दत्ता और मनमोहन जी थे। ये उन्होंने बोला था कि ये इलेक्शन कमीशन का हम
जवाब मांगते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सेक्शन 8 सेक्शन 9 के पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट के अंदर ये आता है। कैसा आप क्रिमिनल्स को एमएलए एमपी बना के उसको लॉ बनाने के लिए कैसे हो आप उसको काम देते हो। महाकुंभ का कुछ पिक्चर्स हमने दिया है यहाँ। वहाँ ढाबा में आलू परोठा 400 रुपये में बिक रहा है, दाल फ्राई 500 रुपये में बिक रहा है और 250 रुपीज का 250 रुपये का 4 पूरी मिल सकता है और वेजिटेबल मिल देगा। तो ये वहाँ का माहौल है। यहाँ नीचे हमने एक वीडियो दिया, वो आप जरूर देखिए। उसमें एक छोटा सा कंट्री है, उसका नाम वेनेजुला है। तो वेनेजुला को भी इलीगल इमिग्रेंट्स जो अमेरिका से भेज रहे थे वो लोग, तो वेनेजुला क्या किया, उन्होंने अपना विमान को भेजा और उन्होंने उन लोगों से एकदम इज्जत के साथ उनको लेके आया। छोटा कंट्री है, मगर नीचे हमने बताया आपको इंडियंस को, इतना बड़ा कंट्री है, विश्वगुरु वाली कंट्री है और हम लोग जो बोलते हैं सभी पूरा वर्ल्ड सुनता है बोल के हमारा फॉरेन मिनिस्टर जी कहा था। तो वैसा कंट्री में आपको 3 जगह या चेन्स लगा के उनको एक मिलिट्री प्लेन से भेज दिया गया है। ये डिफरेंस आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। डॉक्टर रघुराम राजन आपको मालूम है, वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर है, पहले हमारा आरबीआई का गवर्नर था। उन्होंने बोला गवर्नमेंट हैज completely unsuccessful at creating jobs for the last 10 years. Government has made clear in the last 10 years that they want it has been completely unsuccessful at it. And not services, which is... If you look at the last 5 years, look at the data, forget big talk, look at the data. How many jobs have been created in manufacturing? It turns out around 10% of the total job creation. How many in services? 20%. Both are somewhat lower than our presence in those areas. So, in terms of job creation, where has the job creation been? In agriculture, 54%. And in construction, 17%. So the point here is that whatever the government strategy, after 10 years, it should start saying, where are the jobs that we were promised? And those jobs are simply not there in the data. Yeah, I know Tata say, oh, we're creating 60,000 jobs here, and somebody else will say we're creating so many jobs there. But when you add it up, our need for jobs... कीड़े मकोड़े जैसा हालत हो गया है। ये रेलवेज में प्रयागराज हुआ, वाराणसी हुआ और कई सारे नॉर्थ इंडियन सिटीज टाउन्स में इतने सारे लोग और ट्रेन्स कम पड़ रहे हैं। इसके बारे में हमने 2 वीडियो रखा है, आप उसको जरूर देखिएगा। एसी में देखिए बिना टिकट के लोग चढ़े हुए हैं और जिनका टिकट नहीं है लोग ऐसे चढ़ रहे हैं। गार्ड साहब के खड़े होने के बावजूद, बोलने के बावजूद कोई सुनने वाला नहीं है। तो बिना टिकट के लोग चढ़े हुए हैं। गार्ड साहब भी कितना बोल चुके हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं। देखिए स्थिति। द वायर में एक आर्टिकल आया है, इसके काफी रिसर्च करके उन्होंने लिखा है। इसमें लिखा है कि प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट का जो वेबसाइट है उसमें 2025 में लिखा है कि जो कुंभ मेला को जो है 144 इयर्स के बाद आ रहा है, ऐसा बोल के कुछ लिखा नहीं है। कहीं भी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। ये जो महाकुंभ मेला नाम देके उसको इतना पब्लिसिटी देके इतना लोगों को वहां बुला के, तो इतना घटिया अरेंजमेंट करके सभी लोगों को जो तकलीफ दे रहे हैं, इसका पोल खोला इस आर्टिकल में। उन्होंने बोला कहीं भी वो वेबसाइट्स में या कहीं भी लिखा नहीं है कि ये 144 इयर्स के बाद आता है। हर 12 साल में कुंभ मेला आता है और 12/12 आपको 144 होता है। तो आप बोल सकते हैं एवरी ईयर का जो मेला है वो भी 144 इयर्स के बाद ही आ रहा है। तो उन्होंने बताया कि इसमें सिर्फ एक यूपी गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, वहां ये चीज दिया गया है
ये एक महाकुंभ मेला है, इसमें 144 इयर्स के बाद आ रहा है और इसमें ये पूरा वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पिलग्रिम्स आने वाला पूरा दुनिया में ये चीज है। और करके उन्होंने महाकुंभ मेला के बारे में 2013 में ही लिखा था, अभी 2025 में ये होने वाला है बोल के बहुत बढ़ा चढ़ा के बेसिकली इसको पॉलिटिसाइज किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और इसको बहुत सारे ये लाइज भी बताए गए थे। 144 इयर्स के बाद आ रहा है, इसमें पुण्य करने से बहुत स्नान करने से बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या है, इसकी वजह से कई सारे लोग वहां पहुंच गए हैं और वहां अरेंजमेंट्स ठीक नहीं है और इसके इसलिए दो दिन का ट्रैफिक जैम और ये खाने का इतना एक्सपेंसेस, वहां रहने का कोई सुविधा नहीं और 15-20 किलोमीटर चलना, ये सभी चीज प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन वीआईपी के लिए बहुत बढ़िया वहाँ दिख रहा है, हर चीज की व्यवस्था बहुत अच्छा किया गया है। वो रोज आपको मिलेगा वीडियोस। तो आज का समाचार इतना ही है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड प्लीज डू ज्वाइन टुमारो ऑल्सो 7:30 सेम टाइम।